बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेटवर्क थ्योरी या फिर कहें सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा या फेवरेट होता है। कब तक? जब तक उस पर डीसी सप्लाई अप्लाई होता है। इसका मतलब है कि सर्किट को सॉल्व करने के लिए अगर उसका इनपुट वोल्टेज अगर डीसी नेचर का है या करंट डीसी नेचर का है, तब तक आपको नेटवर्क थ्योरी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। वही केवीएल, वही केसीएल, वही नोडल, वही मेश, वही करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल टफ लगने लग जाते हैं। कब? जब एसी सप्लाई आता है। जो सप्लाई है नेटवर्क पे, जो सप्लाई है वो अगर एसी लगना स्टार्ट होता है, वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आना स्टार्ट होती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर डीसी तक तो ठीक था, अभी तक तो हम लोग जितने भी आपने टेक्निक सिखाए हम बड़े कंफर्टेबली लगा लेते हैं, बट ये एसी सप्लाई आ जाता है ना। एसी सप्लाई का सिंबल कैसा होता है? एक गोल होता है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है, साइनोसॉइडल सप्लाई जैसे ही आता है उसके बाद चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उसके बाद दिक्कत आना स्टार्ट होती है। अब दिक्कत आती क्यों है उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए क्या होता है, जो छोटे छोटे बेसिक्स चीजें हैं उनका अगर आप ध्यान रखोगे तो एसी एनालिसिस बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। और बिलीव मी गाइस, इस सेशन को अटेंड करिएगा। इसमें मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल वर्जन में नहीं जाऊंगा, जितना मुझे जरूरत लगेगा उतना थ्योरी आपको बताऊंगा और ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं और अच्छे खासे न्यूमेरिकल कराऊंगा इस क्रैश कोर्स में। चाहे क्रैश कोर्स है बट फिर भी मैं क्वांटिटी वाइज अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको फील आ सके और आपको एक तरीका पता चले, टेक्निक डेवलप कर सके आप कि किस तरीके से एसी एनालिसिस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, एसी सप्लाई अगर एसी है किसी नेटवर्क को सॉल्व करने में, तो घबराने का नहीं, बस 2-3 चीजों को ध्यान रखना जो कि मैं बताऊंगा और बहुत ही सिंपल है। आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन टिक कर ले जाओगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन टिक कर ले जाओगे। चलिए तो अब बात करेंगे स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस की। यूनिट 6 हमारे क्रैश कोर्स का नया अध्याय चालू होता है। और देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपको जो सप्लाई है चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो उसका नेचर क्या रहता है? साइनोसॉइडल रहता है। और साइनोसॉइडल का मतलब है, देखिए यहाँ पे चाहे इस एक्सिस पे वोल्टेज या करंट आएगा और इस एक्सिस पे आपका ओमेगा टी आएगा और ये क्या रहता है? वीएम या फिर आईएम। करंट होगा तो आईएम पीक वैल्यू रहता है, ठीक है। और इसको नोटिफाई कैसे करते हैं? वी ऑफ टी इक्वल टू वीएम साइन या फिर कॉस, किसी से भी कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस एंगल, अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। और इस तरीके से आप करंट में भी जा सकते हैं, करंट इक्वल टू आई एम साइन या कॉस जो भी लिखना चाहें ओमेगा टी। फिर आप चेंज कर सकते हैं साइन को कॉस में, कॉस को वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं वो भी बताऊंगा मैं सारी चीजें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पर जो नेटवर्क थ्योरी है उसमें मैंने पूरा डिटेल वर्जन एक लेक्चर लिया है कि स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस का जन्म कहां से हुआ है, हिस्ट्री क्या रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सब चीजों पे मैंने बात करी है। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट किया, बट अभी हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे, हमारा पूरा का पूरा फोकस न्यूमेरिकल पर रहने वाला है और न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितनी थ्योरी काम की है, काम की चीजें वही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे देखा था कुछ इस तरीके से, मैंने 9 पॉइंट्स बताए थे और 9 पॉइंट्स को का थ्योरी बहुत डिटेल वर्जन में किया था, बट मैं यहां पर थ्योरी नहीं बताऊंगा, बट आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल चलने वाले। साइनोसॉइड, देखिए मैंने वहां पर जो फुल वर्जन है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर, साइनोसॉइडल के बारे में बताया, लैगिंग लीडिंग का कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी बताया मैंने वहां पे, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है। अब मैं यहां पर एवरेज आरएमएस वैल्यू बताऊंगा तो फिर तो क्रैश कोर्स का क्या ही मतलब रहेगा, है ना, क्योंकि आप सिग्नल एंड सिस्टम में भी, नेटवर्क में भी कई बार एवरेज आरएमएस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लोग इलेक्ट्रिकल से वहां पर देखे होंगे, और सिग्नल एंड सिस्टम में तो आप एवरेज और आरएमएस वैल्यू कई बार निकालते हैं। फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, हाँ ये फॉर्मूला में फुल कोर्स में फॉर्मूला ही काम का है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का, वो भूल गया था, बट चैट सेक्शन में आप जाइएगा नेटवर्क थ्योरी के, वहां पर मैंने फॉर्मूले का इमेज लगा दिया है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले काम का, और जो लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे उनको फॉर्म फैक्टर तो बहुत अच्छे से आता ही है। फेजर्स के बारे में बताया कि फेजर्स का बेसिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से फेजर ड्रॉ करने होते हैं। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर के बारे में बताया। फेजर रिलेशनशिप फॉर सर्किट एलिमेंट, आर एल सी, आर एल, आर एल सी या फिर आरसी, सारी नेटवर्क चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल, सबके मैंने फेजर एक एक करके बनवाए हैं वहां पे, ठीक है। पावर एंड पावर फैक्टर क्या होता है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने बताया और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करे। और फिर 9th नंबर पे ढेर सारे इनके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी करे, बीच बीच में भी न्यूमेरिकल करे वहां पे फुल कोर्स में, बट अभी हम लोग क्रैश कोर्स में सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू लिखा है। अब मैं आपको डायरेक्टली क्या करूंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा। न्यूमेरिकल बताने से पहले कुछ थ्योरी बताऊंगा, खासकर कहां पे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी बताऊंगा।
बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि फॉर्मूले में साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एंगल्स को लेके प्लस माइनस के एंगल में भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो इतना थ्योरी जो मुझे लगेगा काम का है उतना थ्योरी में बताऊंगा, बाकी डिटेल वर्जन में नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली न्यूमेरिकल कराऊंगा और न्यूमेरिकल से ही इन सारी थ्योरी को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आप भी यही सुनने के लिए बैठे कि क्रैश कोर्स में सर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराए और न्यूमेरिकल से हमारी जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो बहुत अच्छे से बिल्डअप हो सके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बेसिक्स। देखिए आपने नॉर्मली ये देखा होगा कि यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। कंट्रोल सिस्टम की भाषा में हम क्या बोलते हैं, इसको रियल एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। बट अगर मैं एंगल की भाषा में बात करूंगा, सबसे पहले फेजर की बात करूं, तो फेजर का आपका जो फेजर है, फेजर का डायरेक्शन हमेशा किसको काउंट करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को ही हम लोग क्या करते हैं, फेजर का डायरेक्शन, जो फेजर का डायरेक्शन एज्यूम करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। दूसरी बात, आपको बहुत सारे लोगों को ये सब पता होगा, देखिए फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए और मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए आपको चीजें बता देता हूं कि इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, इसको बोलते हैं प्लस 90 डिग्री। आप फिर बोलोगे सर इसमें क्या बात है, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, प्लस 180 डिग्री। ठीक है, इसमें भी कोई बात नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग 270 डिग्री। बोले सर ये तो बेसिक सी चीजें आप बता रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है यहां से कि जब भी आपका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो एंगल आपका पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज जब भी आप मूव करेंगे तो एंगल कौन सा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंगल। और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको पता है कि इधर से चलेंगे, इस डायरेक्शन से इधर चलेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, और -90 डिग्री। तो प्लस 270 बोले या फिर -90 बोले एक ही बात है। इधर गए तो -180 डिग्री, फिर इधर गए तो -270 डिग्री, प्लस 90 या फिर -270 एक ही बात है। और इधर आए तो वापस 360 पे आ जाएंगे। ठीक है, 360 प्लस माइनस 360 बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर मुझे ये बताना था कि जब आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तब आपका क्या हो जाता है, निगेटिव एंगल चलता है। एंगल्स जो होंगे वो निगेटिव में चलेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप में से बहुत लोगों को पता होगी। अब आप बोलोगे सर 45 और 135 डिग्री वगैरह तो नहीं बनाया आपने। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल लिए। मेरा सिर्फ ये बताना था इससे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव, क्योंकि स्टडी स्टेट ऐसे एनालिसिस में लैगिंग, लीडिंग, प्लस एंगल, माइनस एंगल, इसका बहुत बड़ा काम होता है। अभी आपको आसान लग रहा होगा, बट जो न्यूमेरिकल पूछते हो और ये सारा आपको नॉलेज नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए एक चीज और बता देता हूं जिससे कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले रटने से आप बच जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इस तरीके का ही क्वाड्रेंट बनाइएगा, 4 लाइन खींचिएगा और यहां पर आप लिख देना प्लस कॉस ओमेगा टी, और यहां पे लिख देना प्लस साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी। ये मैंने थ्योरी लेक्चर में भी आपको बताया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसका अपोजिट प्लस का माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए फॉर्मूले कैसे बनेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे फॉर्मूले हम लोग यहां बनाएंगे जो कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। पहले नंबर का फॉर्मूला बताइए मुझे, देखिएगा मैं लिखता हूं कॉस ओमेगा टी, है ना, देखिएगा कॉस ओमेगा टी। अगर मैं यहां से चलता हूं, इस साइड में जाता हूं, तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा एंगल, यहां तक जा रहा हूं मैं, कितना एंगल, प्लस 90। कहां चलूंगा मैं, ये प्लस 90 एंगल चला मैंने, ये यहां तक गया तो प्लस 90 चला। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे मिल गया यहां पे माइनस साइन। क्या मिल गया मुझे, माइनस साइन ओमेगा टी। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस 90 को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका उल्टा अगर चले हम लोग, सपोज करिए कॉस ओमेगा टी माइनस, है ना, माइनस, तो माइनस कहां चलेंगे, माइनस इस साइड में चलेंगे, माइनस 90 डिग्री इस साइड में आएगा। ठीक है, माइनस 90 चले तो क्या मिल गया हमें, प्लस
साइन मिल गया प्लस साइन ओमेगा टी मिल गया। तो एक फॉर्मूले से एक ही लाइन में दो फॉर्मूले मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं कि कॉस ओमेगा टी प्लस 90 हो तो क्या लिखना है माइनस साइन, और कॉस ओमेगा टी माइनस 90 हो तो प्लस साइन लिखना है ना। तो ये याद रखने का तरीका, कुछ स्टूडेंट रटने लग जाते हैं, रटा हुआ है और न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे आपको 100% याद है कि हाँ जो याद है वो सही है, सही याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज कहीं कंफ्यूजन हो तो इस ट्रिक को भूलना नहीं, है ना। चलिए सेकंड फॉर्मूला तब आप आसानी से बना लोगे। साइन की टर्म में अगर मुझे बनाना है कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब बता दो आप जल्दी से, साइन प्लस 90 चलना है ना, प्लस 90 चलना है मतलब मुझे कहाँ चलना है, प्लस चलना है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस चलेंगे, तो ये मैंने प्लस 90 डिग्री चला इस डायरेक्शन में, तो क्या मिल गया मुझे, कॉस मिल गया, तो वो भी काय का, प्लस साइन का, प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं साइन ओमेगा टी माइनस 90 चलता हूं, माइनस 90 का मतलब है क्लॉकवाइज साइन पे खड़ा हूं और माइनस 90 और चल देता हूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस कॉस मिल जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये 4 फॉर्मूले है ना, 2 लाइन में 4 फॉर्मूले लिखे, बहुत काम के हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे साइन को, क्योंकि देखिए आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत जरूरत पड़ेगी इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए और 1-2 फॉर्मूले देख लेते हैं, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3rd नंबर का एक फॉर्मूला देखते हैं कि अगर साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री अगर चल जाए, 180 डिग्री तो कितना हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री, साइन से 180 डिग्री, ये देखो इधर जाएंगे, 180 डिग्री प्लस का है ना, तो प्लस का इधर से जाएंगे प्लस का, और माइनस का जाएंगे तो इधर से जाएंगे, तो चाहे प्लस जाओ चाहे माइनस जाओ, प्लस जाओ चाहे माइनस जाओ, अगर साइन से 180 डिग्री इधर चलेंगे या 180 डिग्री इधर चलेंगे, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो कहां पहुंचेंगे, माइनस साइन ओमेगा टी पे। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं, 4th कॉस के साथ कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 180 डिग्री। अब देखिए कॉस भी, अगर कॉस 180 इधर जाओ चाहे इधर जाओ, 180 प्लस में जाओ चाहे माइनस में जाओ, क्या मिल रहा है हमें, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। आया मजा। एक चीज और बता देता हूं मैं, एक फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा, 5th नंबर का एक फॉर्मूला और बता देता हूं जो कि काफी, अब साइन है, साइन भी और इनके फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे, उन पे नहीं जा रहा हूं मैं। तो ये फॉर्मूला बनता है ए नॉट ए, हाँ चलिए, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो इस फॉर्मूले के इक्वल में क्या लिखेंगे, सी कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सी और थीटा है इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है, सी और थीटा की वैल्यू निकालनी, सी और इस थीटा की, तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इन दोनों का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, है ना, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल जो थीटा है वो हो जाएगा टेन इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए। सो इतने फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जिससे आपको एसी एनालिसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट था जो मुझे लगता था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बताना चाहिए क्योंकि काफी काम के हैं। चलिए 1-2 चीजें और बता देता हूं, फेजर से रिलेटेड 2-3 चीजें बता देता हूं आपको। फेजर का तो स्टैंडर्ड नोटेशन, सीरीज, आरएलसी वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, एक एक सर्क्यूट लेके बहुत अच्छे से बताया, बट मैं बहुत जल्दी से एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं, एक बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन करवा देता हूं। सपोज करिए रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है, इनके अक्रॉस करंट आई और वोल्टेज भी होंगे, वोल्टेज VL और वोल्टेज VC, ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। अब इनका मुझे अगर क्या बनाना है, मुझे यहां पे बनाना है अगर क्या फेजर डायग्राम बनाना है, इनके फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में है। यहां पर आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज से करंट क्या करता है, लैग करता है 90 डिग्री, और यहां पर वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है और इंडक्टर में करंट लैग करता है, ये सारी चीजें आपको पता है। आपको ये भी पता होगा कि अगर इनके कॉम्बिनेशंस हुए, है ना, चाहे वो सीरीज हो, पैरेलल हो, कुछ भी हो, RL हो या फिर RC हो या फिर RLC हो,
अभी मैं सीरीज और पैरेलल दोनों को सेपरेट नहीं कर रहा हूं। अगर आरएल सर्किट, आरसी सर्किट या आरएलसी सर्किट होता है तो आपके जो फेजर हो, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, आरएल सर्किट है तो वोल्टेज से हमेशा करंट आपका कुछ इस तरीके से लैग करेगा। और ये जो थीटा की रेंज होगी वो कहां से कहां तक रहेगी, 0 से लगा के 90 के बीच में रहेगा, क्योंकि आरएल है ना, एग्जैक्ट 0 पे भी नहीं रहेगा, एग्जैक्ट 90 पे भी नहीं रहेगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं एंगल रहेगा। ठीक है। अगर आरसी सर्किट हुआ तो वोल्टेज से करंट लीड करेगा और थीटा आपका यहां पे रहेगा, 0 से प्लस 90 डिग्री के बीच में रहेगा। और आरएलसी हुआ तो डिपेंड करेगा अगर केस नंबर 1 पे कि यहां पे एक्सएल और एक्सी अगर बराबर हुए तो आपका जो फेजर है वो आपका रेजिस्टिव हो जाएगा। इसी को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, जो कि अगली यूनिट आएगी आपकी। सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं, अगर इंडक्टिव, मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि इंडक्टिव नेचर ज्यादा है, आरएलसी में इंडक्टेंस का डोमिनेंस ज्यादा है, तो आपका पूरा का पूरा क्या रहता है, लैगिंग नेचर रहता है। लैगिंग नेचर में देखिए मैं आपको, चलो बाद में बता देंगे फेजर, तो लैगिंग नेचर में ओवरऑल वोल्टेज से आपका करंट क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है। बाकी फेजर वो पूरा का पूरा लेने वाला जो फेजर है सीरीज या पैरेलल में किस तरीके से बनेगा, डायरेक्टली ये नहीं बनता है, ये 2-3 फेजर बनाने के बाद आता है, जो कि फुल कोर्स में मैंने आपको बता रखा है, आपको यहां पर एडिशनली बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका कैपेसिटिव नेचर है, मतलब कैपेसिटेंस का जो डोमिनेंस ज्यादा है अगर, तो आपका क्या रहेगा, वोल्टेज से करंट लीड करेगा। ठीक है। ये मैंने किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं बताए, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, सब में ये फेजर अप्लीकेबल है। बाकी किस तरीके से बनते हैं ये आपको खासा, यहां तो देखो आसानी से बन जाते हैं, बट ये किस तरीके से बनते हैं जो ऑलरेडी मैं डिटेल वर्जन में पढ़ा चुका हूं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी मैं पावर और पावर फैक्टर के बारे में नहीं बता रहा हूं, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा पावर और पावर फैक्टर के तो वहां थ्योरी बता दूंगा, अभी बताने का कोई भी सेंस नहीं है। चलिए एक लास्ट पॉइंट और थ्योरी में बता देता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि कई बार आपको जो सोर्सेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज करिए कई बार देखो ऐसा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं थोड़ी देर के लिए। सपोज करो आपको सोर्सेस है, ये वोल्टेज का फॉर्म ऐसा दे रखा है कि 2 sin ओमेगा टी, 2 sin 2t, इस तरीके से दे दिया, और आपको ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से मिले, और जो फाइनल आंसर आएगा, ये जो सप्लाई है पूरे किसी न किसी नेटवर्क में कनेक्टेड रहेगा, और फाइनली आपकी जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से गिवन होंगे कि आपको कुछ ऐसा मिला 2/√2 एंगल 45 इस तरीके से, या फिर 4/4 × √2 एंगल -90, कुछ इस तरीके से एंगल, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में मिला। तो आपको ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आरएमएस में, और फिर पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे आरएमएस में करो चाहे पीक में करो, मतलब कि मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद पूरा सर्किट सॉल्व करने के बाद वापस अगर आपसे ऑप्शन में इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में पूछा तो वापस इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करेंगे, और डायरेक्टली इसमें पूछा तो डायरेक्टली इसी में आंसर लिख देंगे। तो कई बार आपके इस इंस्टेंटेनियस से ये जो मैग्नीट्यूड है ये हो सकता है पीक वैल्यू भी हो सकता है, और आपका आरएमएस भी हो सकता है, पीक भी हो सकता है और आरएमएस भी हो सकता है। मींस आपके मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में इंस्टेंटेनियस से मैग्नीट्यूड और एंगल, या फिर मैग्नीट्यूड और एंगल से इंस्टेंटेनियस में किस तरीके से कन्वर्जन होता है, ये अगर आपको नहीं आता तो आप एसी एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसको लेके, है ना, तो मैं आपको हर चीज बता देता हूं कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट लेते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई वोल्टेज इस तरीके से है, v ऑफ t इक्वल टू Vm cos ओमेगा t, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब यहां पर अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं, है ना, ये तो आपका क्या रहा, ये आपका जो है ये इंस्टेंटेनियस है, किसी भी इंस्टेंटेनियस के लिए है। तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, Vm, है ना, कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, मेरा जो रेफरेंस है, मैंने रेफरेंस किसको ले लिया है, कॉस को ले लिया है ना, रेफरेंस ले लिया है मैंने कॉस को। तो Vm एंगल, अभी देखिए ओमेगा टी के साथ में कुछ एंगल है क्या, नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। या फिर ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं आपके लिए, और मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं इसको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ओमेगा टी प्लस थीटा कर देते हैं, ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना, ताकि और अच्छे से आसानी से समझ में आ सके आपको। अब देखिए इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको मुझे मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैग्नीट्यूड
मैं पीक में अगर लेता हूं तो पीक में ले सकते हैं, और एंगल जो होगा, कॉस मेरा रेफरेंस है तो डायरेक्टली इस थीटा को मैं यहां पे लिख दूंगा डायरेक्टली। प्लस थीटा है तो प्लस के फॉर्म में ही लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, जो भी थीटा है कॉस के साथ में वो लिख दिया। ये मेरा क्या रहा, मैग्नीट्यूड और एंगल का फॉर्म, और जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू काय में है, पीक में है। अब मुझे मान लीजिए काम है आरएमएस में, है ना, इसी को मैं किस तरीके से लिखता हूं, और मुझे पता है क्वेश्चन में मुझे जो ऑप्शन है वो आरएमएस में है, तो मैं क्या करूंगा, इस पीक को पहले आरएमएस में कन्वर्ट करूंगा, Vm/√2, तो पीक डिवाइडेड बाय √2 ये हो गया आरएमएस, और जो एंगल है वो एज इट इज प्लस थीटा में रख दूंगा, प्लस थीटा। अगर यह माइनस का होगा तो माइनस आएगा, प्लस का होगा तो प्लस होगा। समझ में आई चीजें। सपोज करिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे कि v ऑफ t इक्वल टू 4 cos ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। तो यहां पर मुझे किस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखिएगा, यहां पे कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 4 एंगल 30 डिग्री, इसमें भी ले सकते हैं, ठीक है, और 4/√2 आरएमएस में लेना है तो आरएमएस में भी ले सकते हैं। समझ में आया। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर Vm कब लेना है, Vm/√2 कब लेना है। आपको अगर फाइनल आंसर पीक, मतलब जो पीक, जो फाइनल आंसर में जो आपका ये है मैग्नीट्यूड, वो अगर पीक के फॉर्म में है तो पीक में ही लेना है, आरएमएस के फॉर्म में है तो आरएमएस लेना है। बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, चलिए साइन के बाद चलते हैं, अब कॉस का हो गया, साइन का चलते हैं। v ऑफ t इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है, ओमेगा t प्लस थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको लिखने के लिए दो तरीके हैं, इसको लिखने के लिए दो तरीके हैं, है ना, दोनों तरीकों को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। पहला तरीका है कि अगर मेरा रेफरेंस मैंने कॉस लिया है, मैंने क्या लिया, रेफरेंस कॉस लिया है, तो कॉस के रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे लिखना है तो Vm एंगल, और साइन और कॉस में कितना है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो थीटा माइनस 90 डिग्री, थीटा माइनस 90 डिग्री। और मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, Vm/√2 एंगल थीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो बात जब हुई, ये तो कब लिखा मैंने, जब मैंने कॉस को रेफरेंस लिया। आप चाहें तो इस साइन को डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि Vm एंगल, डायरेक्टली ये थीटा एंगल लिख सकते हैं, थीटा, और Vm/√2 एंगल थीटा। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब ये लेना है, कब ये लेना है। कॉस का तो चलो आपने बोला एक ही ले लो, बट इसमें ये लेना है या ये लेना है कब पता चलेगा। मैं आपको, चलो पहले तो एक एग्जांपल दे देता हूं, चलो एग्जांपल बाद में देता हूं, पहले आप सुन लीजिए। देखिए, मान लीजिए एक सर्किट गिवन है ना, ध्यान से सुनना। अब तो आप थोड़े से ग्रेजुएट हो चुके हो, नेटवर्क एक बार पढ़ चुके हो, तो अब आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी। सपोज करिए एक सर्किट गिवन है और उसमें एक ही सोर्स है, क्या है, एक ही वोल्टेज सोर्स है, और वो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आपका काय में गिवन है, साइन के फॉर्म में गिवन है, काय के अकेला साइन के फॉर्म में गिवन है। तब आप क्या करेंगे, तब ये 90 वाले में नहीं जाएंगे, थीटा माइनस 90 के फेज में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली आप साइन से काय में चले जाएंगे, इस वाले को अपनाएंगे, इस वाले को अपनाएंगे। डायरेक्टली जो एंगल है वो आपने रेफरेंस मान लिया, मतलब साइन आपका रेफरेंस हो गया। कब हो गया ये, जब एक सर्किट गिवन है और एक ही सोर्स अवेलेबल है, एक ही वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है जिसका वैल्यू काय में है, साइन के फॉर्म में, तो आप साइन को ही रेफरेंस ले लेना। समझ में आया। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं। एक नेटवर्क गिवन है और एक वापस से सोर्स गिवन है, और वो सोर्स काय में गिवन है, कॉस के फॉर्म में गिवन है। काय के फॉर्म में गिवन है, कॉस के फॉर्म में। तो कॉस के फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्टली कॉस को ही रेफरेंस लिया है, तो डायरेक्टली एक ही जाना है, कॉस में तो एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें भी गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ कहां होगी, एक नेटवर्क दे रखा है, उसमें दो सोर्स है, एक सोर्स इधर भी लगा है, एक सोर्स इधर भी लगा है, और एक कॉस में दे रखा है, दूसरा साइन में दे रखा है। काय में दे रखा है, एक कॉस में है और दूसरा साइन में है। तब अगर आपने कॉस और साइन, है ना, एक सर्किट गिवन है, एक सोर्स आपका कॉस में, दूसरा साइन में है, और आपने इसमें कॉस के लिए तो ये लगा दिया और साइन के लिए यही लगा दिया, तो गलत हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। आपको उस टाइम पर जिस भी एक सर्किट में अगर दो सप्लाई है, एक कॉस की है और दूसरी साइन की है, तो आपको कॉस को रेफरेंस लेके, कॉस का तो यही लिखना है,
बट साइन का क्या लिखेंगे, साइन का ये लिखना है आपको, साइन का ये वाला फॉर्मूला थीटा माइनस 90 वाले में जाना है, ठीक है, थीटा माइनस 90 में जाना है। समझ में आया कंफ्यूजन क्या है? पूरा का पूरा रेफरेंस वाला पॉइंट है, मतलब साइन का आया तो डायरेक्ट साइन रेफरेंस, सिर्फ और सिर्फ कॉस है तो कॉस रेफरेंस, साइन और कॉस दोनों है तो कॉस मेरा रेफरेंस है, कॉस रेफरेंस अगर है तो ये लिखेंगे और साइन का ये लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता हूं कि एक काम करिए, आप हमेशा ऐसा ध्यान ही मत रखिए कि साइन के लिए मुझे ये लिखना है, कॉस के लिए लिखना है, समझ में आ गया तो ठीक है। हमेशा एक काम करो ना, कॉस के लिए लिखना है, साइन के लिए यही लिखना है, ये हमेशा अप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा किससे क्या होगा। अच्छा, मैं रेफरेंस कॉस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वापस देखिए इंस्टेंटेनियस से ये मैंने मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में, जब मुझे फाइनल आंसर वापस से इंस्टेंटेनियस में चाहिएगा तो डायरेक्ट इससे मुझे इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना आसान होता है कि डायरेक्टली जो एंगल है वो वापस से में मुझे प्लस थीटा ही रख देना, यहां जो भी एंगल हो, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, उठा के डायरेक्टली यहां रख देना और कॉस के फॉर्म में लिख देना अगर मेरा रेफरेंस कॉस है तो, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल से आप बहुत सारी चीजें जानेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें मैं आपको न्यूमेरिकल से भी बता दूंगा। जस्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं, यहाँ पे ये है आपका, अगर मैं v ऑफ t लिखूं तो 8 साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री ले लेते हैं, एक काम करते हैं तो दोनों से लिख के बता देता हूं। अगर मैं इससे जाऊंगा या इससे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा Vm, अब थीटा माइनस 90 मतलब 30 माइनस 90 माइनस 60 लिखना है, बाकी आप कर लीजिएगा उधर, है ना। और इधर अगर मुझे डायरेक्टली सिर्फ साइन से काम है मुझे, है ना, तो अच्छा ये Vm लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप ये कर लीजिएगा, Vm की जगह 8 कर लेना, 8, और इधर लिखेंगे RMS में लिखेंगे तो 8/√2 और एंगल माइनस 60 कर दिया, है ना, मैंने करके कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली इधर करना है तो डायरेक्टली आपका 30 और 8/√2 एंगल 30, ठीक है, समझ में आ गया। इतना चीजें आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, बाकी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आती जाएगी। सो ऐसी एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है इतनी ही थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, कम से कम 20 न्यूमेरिकल कराऊंगा और उन न्यूमेरिकल से हर एक पॉइंट को टच कर दूंगा। और बाकी आप बोलेंगे सर अभी आपने इसमें पावर और पावर फैक्टर की थ्योरी नहीं बताई, ये भी मैं बता दूंगा, इसके जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तभी पावर और पावर फैक्टर के बारे में छोटी सी थ्योरी बता दूंगा, उससे सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि काफी पॉपुलर हो गया ये, क्योंकि बहुत सारी ब्रांच में पावर एंड पावर, बहुत सारी मतलब इलेक्ट्रिकल इसी इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पावर और पावर फैक्टर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बाकी जितने आपके सर्किट गिवन है, सोर्सेस लगे हैं, उसको किस तरीके से डील करना, एंगल के बारे में बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर लीड और लेग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। और ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि कब क्या लेना है कब नहीं लेना, हर एक छोटी छोटी चीजें मैंने अगले लेक्चर में जो 20 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें हर चीज को क्लियर कर दूंगा। तो मजा आया होगा इस थ्योरी में, बहुत ज्यादा आप थ्योरी की जरूरत नहीं है, इतनी सी ही थ्योरी है, इसी से सारे के सारे एसी के क्वेश्चन बन जाने हैं। क्रैश कोर्स है, इसमें बहुत डिटेल में बता भी नहीं सकते, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जिससे आपको पूरा एसी का जो डर है ना, एसी एनालिसिस का, वो 1% भी नहीं बचेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।